यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी डाल दिया मैंने और स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आपका DRCS। और DRCS में मैंने आई थिंक चौथा वाला पार्ट मैंने बता दिया था, ठीक है। चौथा, अभी पांचवा वाला स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फिफ्थ वाला, फिफ्थ तो मैंने एक्सप्लेन किया था क्या? फिफ्थ फिफ्थ कर दिया था? नहीं किया था, फिफ्थ नहीं किया है तो फिफ्थ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चार कर दिए थे, ये पांचवा है। पांचवे का देख सकते हैं, इफेक्टिव स्पान फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम और स्लैब, ठीक है। स्लैब है चाहे सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसका इफेक्टिव स्पान की बात किया है। इफेक्टिव स्पान, तो इफेक्टिव स्पान किसको बोला जाता है? ध्यान से देख सकते हैं कि ए और बी का स्मॉलर वैल्यू की बात किया है। तो ये जो देखो, ये पहली वाली वैल्यू देखोगे, क्लियर स्पान और इफेक्टिव डेप्थ, इनका एडिशन और सेंटर टू सेंटर सपोर्ट, ठीक है, इन दोनों में से जो स्मॉलर वैल्यू होगी वही होता है इफेक्टिव स्पान। इफेक्टिव स्पान देखो, अगर मैं बोलूं कि ये कॉलम है दो, ठीक है, इसके ऊपर ये बीम है या स्लैब है, तो इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस एक तो बोल रहा है, ठीक है। और दूसरा बोल रहा है कि ये वाला इसका बोल रहा है, ये वाला जो है ना, इसकी बात मैंने बताया। वहां पे क्लियर स्पान और इफेक्टिव डेप्थ की बात किया है, तो उसके बेस पे ये निकाला है। इन दोनों में से जो स्मॉलर वैल्यू होती है वही होता है, तो इसमें डी ऑप्शन ये बता रहा है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी इन कॉलम इक्वेशन। मिनिमम इसेंट्रिसिटी इन कॉलम इक्वेशन, कॉलम इक्वेशन में मिनिमम इसेंट्रिसिटी, तो मिनिमम इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला कौन देता है? तो वो देता है ए, सिग्मा मिनिमम एल अपन 500 प्लस डी अपन 30। ये मिनिमम इसेंट्रिसिटी की वैल्यू देता है कॉलम में, एल अपन 500 प्लस डी अपन 30, ये याद रख लेना, ठीक है। प्लस है एल अपन 500 प्लस डी अपन 30। मिनिमम इसेंट्रिसिटी इन कॉलम, ठीक है, मिनिमम इसेंट्रिसिटी इन कॉलम, कॉलम में मिनिमम इसेंट्रिसिटी कितनी होनी चाहिए? इसेंट्रिसिटी जैसे कॉलम बना रहे हैं तो उसमें इसेंट्रिसिटी कितना होना चाहिए? जैसे ये कॉलम है आपका, ठीक है, इसमें आप स्टील बार यूज कर रहे हो, ठीक है, तो दूसरा इसके ऊपर जब ज्वाइन कर रहे हो, दूसरा इसके ऊपर जब ज्वाइन कर रहे हो, इनके बीच में गैपिंग ना 20 mm मिनिमम रहना चाहिए। 20 mm मतलब 2 सेंटीमीटर मिनिमम, और कुछ मैक्सिमम भी कुछ आसपास ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम इसेंट्रिसिटी इतना रख सकते हैं, ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखेंगे। इससे क्या होता है कि ज्यादा अगर इसेंट्रिसिटी हो गया ना, तो उसमें टेंशन जोन आ जाएगा, और टेंशन जोन आने की वजह से उसमें क्रैक या टूटने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द थिकनेस ऑफ कंक्रीट फ्रॉम सरफेस ऑफ रेनफोर्समेंट बार टू द नियरेस्ट एज ऑफ द कंक्रीट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे कंक्रीट की थिकनेस बोला है, कहाँ से बोला है? सरफेस ऑफ रेनफोर्समेंट बार टू द नियरेस्ट एज ऑफ द कंक्रीट, उसको क्या बोला जाता है? तो सरफेस ऑफ द रेनफोर्समेंट बार बोला, ना कि सेंटर ऑफ द रेनफोर्समेंट बार बोला है। तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको ये दोनों बोला जाता है, उसको नॉमिनल कवर भी बोला जाता है और क्लियर कवर भी बोला जाता है, तो ये याद रख लेना, ठीक है। जैसे उसने ये बोला है कि जैसे कि ये आपका कोई भी मतलब सेक्शन है, ये वाला पार्ट है, तो इसकी ये सरफेस से और इसके बीच का ये जो डिस्टेंस होता है ना, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो इसको नॉमिनल कवर भी बोलते हैं और क्लियर कवर भी बोलते हैं। तो ये दोनों आंसर कौन बता रहा है? डी, तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है, दोनों आंसर को बता रहा है। इफेक्टिव कवर अगर बोलो ना, तो इफेक्टिव कवर ये सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट और एज ऑफ द सेक्शन के बीच का होता है, ठीक है, इफेक्टिव कवर उसको बोला जाता है। द थिकनेस ऑफ द कंक्रीट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बार, देखो यहाँ पर आ गया ना, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इफेक्टिव कवर। सेंटर ऑफ द रेनफोर्समेंट और एज ऑफ द कंक्रीट सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है, उस थिकनेस को बोला जाता है इफेक्टिव कवर, ये याद रखना। नेक्स्ट देख सकते हैं, नॉमिनल कवर शुड नॉट लेस देन, नॉमिनल कवर जो होता है वो कम नहीं होना चाहिए। तो कितने का कम नहीं होना चाहिए? तो डायमीटर ऑफ द बार से कम नहीं होना चाहिए। जो आप बार यूज करो, स्टील बार, उससे कम नॉमिनल कवर नहीं होना चाहिए, ठीक है, उससे कम नॉमिनल कवर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉर माइल्ड एक्सपोजर नॉमिनल कवर नॉट लेस देन, जो माइल्ड एक्सपोजर है उसका नॉमिनल कवर कम नहीं होना चाहिए, कम
नहीं होना चाहिए, तो कितने का? तो वो है 20 mm, 20 mm से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, फॉर मॉडरेट एक्सपोजर नॉमिनल कवर नॉट लेस देन, तो नॉट लेस देन मतलब मॉडरेट एक्सपोजर नॉमिनल कवर जो होता है वो कितने से कम नहीं होना चाहिए? तो 30 mm से नहीं होना चाहिए कम। ये कुछ चीजें तो थोड़ा बहुत तो आपको याद करने पड़ेंगे। फॉर सीवियर एक्सपोजर नॉमिनल कवर नॉट लेस देन, सीवियर एक्सपोजर अगर कंडीशन है तो उस टाइम पे नॉमिनल कवर कितने से कम नहीं होना चाहिए? तो 45 mm से कम नहीं होना चाहिए। ये जो एक्सपोजर कंडीशन है, सीवियर एक्सपोजर कंडीशन, ये चीजें कॉन्क्रीट में भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ये सब वेदर कंडीशन होते हैं, उसकी बात कर रहा है। 10 नंबर पे देख सकते हैं, फॉर वेरी सीवियर एक्सपोजर नॉमिनल कवर नॉट लेस देन, तो किससे? 50 mm से कम नहीं होना चाहिए, नॉमिनल कवर 50 mm से कम नहीं होना चाहिए। फॉर एक्सट्रीम एक्सपोजर अगर कंडीशन है तो उस टाइम पे नॉमिनल कवर जो है कितने से कम नहीं होना चाहिए? 75 mm से कम नहीं होना चाहिए। आप एक लिस्ट भी तैयार कर सकते हो, लिस्ट बना सकते हो कि सीवियर है या वेरी सीवियर है, एक्सट्रीम है या एक्सपोजर कंडीशन किस तरीके का है, तो उसके लिए उसकी नॉमिनल कवर कितना होगा, वो चीजें आप लिस्ट भी बना सकते हैं। वाई मिनिमम रेनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड, क्यों मिनिमम रेनफोर्समेंट जरूरत होती है? तो मिनिमम रेनफोर्समेंट किस लिए जरूरत होती है? टेंशन जहां पर आ रहा हो उसको रजिस्ट कर सके, क्योंकि कंक्रीट रजिस्ट नहीं कर पाएगा, इसीलिए होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, टू प्रिवेंट एक्सेसिव लोकल कर्वेचर, ये सही बात है। टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू शियर फोर्स, ये शियर फोर्स को रजिस्ट करने के लिए भी प्रोवाइड किया जाता है रेनफोर्समेंट। और टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू अनफोरसीन फोर्सेस अप्लाइड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, तो उसके लिए होता है। तो ये चार तीनों राइट है, तो इसलिए ये डी ऑप्शन इज द राइट है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, मिनिमम रेनफोर्समेंट इन स्लैब फॉर माइल्ड स्टील, मिनिमम जो रेनफोर्समेंट होता है स्लैब में माइल्ड स्टील के लिए, तो वो कितना होता है? तो मिनिमम और जो रेनफोर्समेंट होता है, चाहे वो माइल्ड स्टील हो चाहे एचओएसडी हो, तो उसके भी इसके प्रीवियस वाले अगर आपने देखा होगा तो उसमें ऑलरेडी बताया था कि माइल्ड स्टील के लिए जो होता है वो 0.15% ऑफ द टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, और एचवाईएसडी जो होता है वो 0.12% होता है टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया का। मिनिमम रेनफोर्समेंट इन स्लैब फॉर टॉर स्टील, तो ये टॉर स्टील की बात कर रहा है या मतलब एचवाईएसडी की बात कर रहा है, तो वही मैंने जो बताया था 0.12% टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए होता है स्लैब में। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील मिनिमम डायमीटर कितना होगा? अगर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील बार यूज कर रहे हैं तो उसका मिनिमम डायमीटर कितना होगा? तो वो होता है 6 mm होता है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील बार है तो, ठीक है। दो ही होते हैं स्लैब में, डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है और एक होता है आपका मेन बार होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो स्टील होता है उसका मिनिमम 6 mm होने चाहिए, उससे कम नहीं। ज्यादा आप रख सकते हो लेकिन कम में 6 mm से कम नहीं रख सकते हैं। मिनिमम टेंशन एनफोर्समेंट इन बीम फॉर Fe250, Fe250 मतलब माइल्ड, माइल्ड के लिए बीम में मिनिमम टेंशन एनफोर्समेंट कितना होना चाहिए? तो वो हो जाएगा आपका 0.34%, ये बीम के लिए बोल रहा है, और जब स्लैब के लिए था तो 0.15% था। नेक्स्ट, मिनिमम टेंशन एचवाईएसडी आ गया 415 के लिए, तो 415 के लिए एचवाईएसडी में यहाँ पर बीम के लिए है तो 0.20, अगर वही स्लैब के लिए पूछता तो 0.12% होता। नेक्स्ट की बात करें, व्हेन डेप्थ ऑफ वेव एक्सीड, किससे एक्सीड कर देता है? तो साइड फेस रेनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड, तो कितने से एक्सीड कर जाए? तो 0.10% से एक्सीड कर जाता है, तो जो व्हेन डेप्थ ऑफ द वेव वो 0.10% से एक्सीड कर देता है तो उसका साइड फेस रेनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड होता है, साइड फेस रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं, द स्पेसिंग ऑफ साइड फेस रेनफोर्समेंट शैल नॉट बी एक्सीड स्मॉलर ऑफ, ठीक है, द स्पेसिंग ऑफ साइड फेस रेनफोर्समेंट की बात कर रहा है, वो कितने से एक्सीड नहीं करना चाहिए? तो वो 300 mm से या वेव थिकनेस से एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है, बड़ा ज्यादा स्मॉलर नहीं होना चाहिए, एक्सीड स्मॉलर ऑफ 300 mm या वेव थिकनेस से नहीं होना चाहिए स्मॉलर। नेक्स्ट देख सकते हैं, साइड फेस रेनफोर्समेंट टोटल कैलकुलेटेड स्टील इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन, जो साइड फेस रेनफोर्समेंट है टोटल कैलकुलेटेड स्टील का इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन टू फेसेस, दो फेसेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। एल बाई डी रेशियो फॉर कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन फॉर कैंटिलीवर स्लैब बाई बीम, ठीक है, तो वो क्या होता है? 7 होता है। एल बाई डी रेशियो कंट्रोल डिफ्लेक्शन, कैंटिलीवर स्लैब है या बीम है, उसके लिए जो कंट्रोल डिफ्लेक्शन एल बाई डी रेशियो होता है वो 7 होता है, ये दिमाग में बैठा लेना।
और कंटिन्यूअस स्लैब बीम है तो उसके लिए L/D होता है, वो कितना होता है 26 होता है, L/D 26 कंटिन्यूअस स्लैब के लिए। और कैंटिलीवर के लिए भी देख लिया। फिर बाद में दो सपोर्ट है के बीच में क्लियर डिस्टेंस, तो क्लियर डिस्टेंस जो होता है दो सपोर्ट के बीच में उसको क्या बोला जाता है, तो क्लियर स्पान बोला जाता है। इन बीम फॉर क्रैकिंग स्पेसिंग शुड नॉट बी एक्सीड, जब बीम में क्रैक आ रहा है तो स्पेसिंग कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 300 mm से बढ़ना नहीं चाहिए, नहीं तो ये बीम में क्रैकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम स्लैब है, उसका क्लियर स्पान दिया हुआ है, इफेक्टिव डेप्थ दिया हुआ है, वॉल थिकनेस दिया हुआ है, तो इफेक्टिव स्पान ऑफ स्लैब कितना होगा, तो ये चीजें आप कैलकुलेशन के बेस पे फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं। इसका आंसर सी है, तो सी आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3.14, ये इतनी वैल्यू आ रही है। ठीक है, क्लियर स्पान में इफेक्टिव डेप्थ ऐड कर देते हैं, उसी को इफेक्टिव स्पान बोला जाता है। क्लियर स्पान में इफेक्टिव डेप्थ ऐड करने पर आपको मिल जाता है इफेक्टिव स्पान ऑफ ए स्लैब, ये माइंड में दिमाग पर रख देना, क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ। नेक्स्ट, स्टेट फॉर्मूला टू फाइंड डेवलपमेंट लेंथ ऑफ द बार, तो डेवलपमेंट लेंथ तो फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला है, एल डी इक्वल टू 5 इंटू सिग्मा एस अपन 4 इंटू टाउ बी डी, ये फॉर्मूला है, ये यूज करके आप डेवलपमेंट लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, ये फॉर्मूला है। अ लेंथ ऑफ द रेनफोर्समेंट इम्बेडेड इन कंक्रीट सो दैट इट कैन डेवलप द बॉन्ड स्ट्रेस, इस टर्म है, तो क्या टर्म है, तो डेवलपमेंट लेंथ है, ये याद कर लेना, डेवलपमेंट लेंथ। नेक्स्ट, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस फॉर M20 कंक्रीट ग्रेड, डिजाइन जो बॉन्ड स्ट्रेस होता है M20 कंक्रीट ग्रेड के लिए, वो बॉन्ड स्ट्रेस कितना होता है, तो 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, याद कर लेना 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, M20 ग्रेड के लिए 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस होता है। इन बॉन्ड स्ट्रेस फॉर डिफॉर्म्ड बार, जो डिफॉर्म बार है इंक्रीज वैल्यू, तो कितनी इंक्रीज होती है, तो 60% इंक्रीज, 60% बाय वैल्यू ऑफ इंक्रीज। ठीक है, कौन से डिफॉर्म बार के लिए, बॉन्ड स्ट्रेस में। इन बॉन्ड स्ट्रेस फॉर कंप्रेशन इंक्रीज वैल्यू बाई, तो कंप्रेशन इंक्रीज वैल्यू बाई कितना होता है, कितना परसेंटेज, तो वो होता है 25%। नेक्स्ट और लास्ट है ये, द डेवलपमेंट ऑफ ईच बार ऑफ बंडल्ड बार shall be that for the individual bar increase by 10% of the 2 bar in contact, या 20% of 3 bar contact, ये भी आ सकता है, 33% of the 4 bar in contact, तो ये तीनों राइट है, इसलिए ऑल ऑफ द एबो डी वाला इज द राइट हो जाएगा, तो डी ऑप्शन राइट होगा। 31 क्वेश्चन इसमें देखे हैं, हर चैप्टर से कुछ ना कुछ आपको आइडिया मिल रहा होगा कि इस तरीके का क्वेश्चन आएंगे, आपको आइडिया मिल रहा होगा, तो समझ में आ रहा है ना रितेश, समझ में आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आपको नेक्स्ट अभी जो क्वेश्चन बच गया वो करा देंगे, फिर उसके बाद से सीपीएम और सीक्यूम से सीक्यूसीएम का भी स्टार्ट कर देंगे, बहुत जल्दी उसके भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप ऐसे ही देखते रहिए और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको भी बता ही दीजिए कि 2:30 का टाइम है, 2:30 पे ज्वाइन ही हो जाए। ओके, सो अभी यहाँ पर स्टॉप करते हैं, थैंक यू।